तो हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि नीट शक्तिशाली क्रैश कोर्स जो है बैच लॉन्च हो चुका है ऐप के माध्यम से। और ऐप में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे नीट का जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च कर दिए हैं। और नीट का क्रैश कोर्स यूट्यूब में भी सिस्टमेटिक चलता रहेगा। तो यदि अब आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ नीट शक्तिशाली क्रैश कोर्स जो है उसका केमिस्ट्री सब्जेक्ट। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि आप कैसे केमिस्ट्री को ऐप में जाके, और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है जिसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें कहाँ जहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगी, अपन अब चलते हैं वहाँ पे। क्लियर? तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि जब आप गूगल प्ले स्टोर में जाके एम कैरियर इंस्टीट्यूट भोपाल डालोगे तो वहाँ पे ऐप आएगी। आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आप स्टोर में जाएंगे और स्टोर से आपको ये पूरा का पूरा वीडियो एक सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगा। यदि आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6266057492 पे। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं नीट का केमिस्ट्री। जहां पे हम स्टार्ट करेंगे नीट केमिस्ट्री में, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा 11th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। तो 11th क्लास को हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। और हम आपको बता दें, यदि आप लोग नीट क्रैश कोर्स के लिए पढ़ने आए हो केमिस्ट्री तो आप इस बुक को अपने पास रखिएगा, NCERT। अपन इस बुक के सारे टॉपिक स्टडी करेंगे और आपके एग्जाम के ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो से, आपके एग्जाम के ज़्यादातर के कॉन्सेप्ट यहीं से सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके आ जाएंगे। तो फिजिकल में कौन कौन से टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस हम करेंगे, हम आपको वीडियो के अंत में बता देंगे किसके कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें यहाँ से आने के चांस हैं। तो हम आज पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा 11th केमिस्ट्री का, जो कि पहले टॉपिक का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आप सभी लोग अपने पास NCERT बुक रखिएगा, यहाँ पे मार्क करा देंगे और क्या पढ़ना है वो हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तो आइए अपन जुड़ते हैं एक साथ और स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं और मज़े करते हैं केमिस्ट्री के साथ। क्लियर? तो हमारा केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मज़ा आया क्या सुन के? हाँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि यार केमिस्ट्री मतलब क्या। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक लेते हैं कि एक्चुअल में केमिस्ट्री है क्या, हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसकी कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। क्लियर? तो आइए, यदि हम बात करें केमिस्ट्री है क्या एक्चुअल में, तो देखेंगे मज़ा आएगा। शायद आप अभी तक इसको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन आज अपन एक साथ मिलके सब लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं, आप सभी मित्री तो हो, कि जो केमिस्ट्री है एक्चुअल में क्या है। यदि हम बात करें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को हम 3 ब्रांच में मेनली स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री को हम मेनली 3 ब्रांच में स्टडी करते हैं, याद रखिएगा। पहला ब्रांच होता है बेटा यहाँ पे आपका फिजिकल केमिस्ट्री। पहला ब्रांच होता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा ब्रांच होता है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा ब्रांच होता है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, जो केमिस्ट्री के फादर हैं, वो है बेटा लैवोसियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लैवोसियर। इसी तरह से मैं बता दूं कि जो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो ऐसे इन तीनों पार्ट के भी अलग अलग हम फादर के नाम पढ़ते हैं। तो यदि हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के फादर हैं बेटा ओस्टवाल्ड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर हैं बेटा वॉर्नर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर हैं बेटा होलर। क्लियर? तो ये तीनों केमिस्ट्री के जो अलग अलग ब्रांच है, इन तीनों ब्रांचेस को ये सारे साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया है, इस वजह से इनको हम बोलते हैं ये इनके फादर हैं,
लेकिन हमारा मन का जो डाउट है, जो भ्रम है, वो कुछ और है। क्या है? मन का भ्रम है कि हम केमिस्ट्री में 3 क्यों पढ़ते हैं, एक साथ क्यों नहीं पढ़ते पूरी केमिस्ट्री। हमने बोल दिया ह्यूमन फिजियोलॉजी, पूरी बायोलॉजी पढ़ते हैं। हमने बोल दिया फिजिक्स, तो पूरी फिजिक्स पढ़ते हैं। लेकिन ये केमिस्ट्री का क्या लोचा है? फिजिक्स में तो ऐसा नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा क्या लोचा है कि इस पूरी केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में अलग अलग स्टडी करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं। जैसे कि मान लो अपन सब लोग घर में कोलगेट यूज करते हैं, है ना। अपन सभी लोग घर में क्या यूज करते हैं बेटा? कोलगेट। तो ये मान लीजिए कि कोलगेट का एक पैकेट है, क्लियर। अब यदि हम बात करें इसमें कितने अमाउंट में कोलगेट भरा हुआ है, इसमें कितने अमाउंट में कोलगेट है, ये अमाउंट आप किसमें, वॉल्यूम में ले सकते हो, ये सॉलिड में ले सकते हो। पाउडर आता था ना पहले, एक क्या नाम था उसका, डाबर दंत मंजन करके आता था ना एक मंजन, तो पाउडर में ले सकते हो आप। जैसे साबुन कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, शक्कर कितने ग्राम है, कितने किलोग्राम है, फिर पानी कितने ml है, दूध कितने लीटर है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं तो सब कुछ हम पढ़ते हैं, अमाउंट वाली चीज़ें पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब ये जो हमने कोलगेट बनाया, कोलगेट छोटा पैकेट है, बड़ा पैकेट है, 10 रुपए का है, 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, तो ये आएगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जहां हम इसके अमाउंट की बात करेंगे। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा कि इस कोलगेट में कौन कौन से मिनरल्स हैं। सुना होगा आपने, क्या आपके कोलगेट में नमक है? तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, मतलब जो हमारा पीरियोडिक टेबल वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल वाला कॉन्सेप्ट होता है, हम उसको पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, क्लियर। तो मतलब पीरियोडिक टेबल में आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशंस, इस तरह की चीज़ों को हम क्या पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में। फिर इस कोलगेट के अंदर की रिएक्शंस क्या है, मेनली जो इसकी रिएक्शंस होती हैं, मतलब जो कार्बन के डेरिवेटिव होते हैं, जो कार्बन के डेरिवेटिव होते हैं, क्लियर, डेरिवेटिव ऑफ जो कार्बन होते हैं, जिनके अंदर हम मेनली रिएक्शन पढ़ते हैं, तो ये सारा का सारा हम स्टडी करते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये मैंने तीनों को बहुत आसान तरीके से डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, हालांकि बहुत ज़्यादा बेसिक है, फिर भी आप इसको स्पीड में करके सुन सकते हैं, क्लियर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भाई साहब फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 11th क्लास का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या देखते हैं हम यहाँ पे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए, अपना मेन टारगेट है एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर करना, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी आता है। क्रैश कोर्स में पूरा बहुत डीप में पढ़ाना मुश्किल है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कवर करेंगे स्पीड में, क्लियर। तो आइए, यदि हम बात करें यहाँ पे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें मैंने पहला हेडिंग उठाया हूँ बेटा मैटर। अपन ने पहला हेडिंग उठा लिया मैटर। व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है? अब दिमाग में आ गया कि यार मैटर क्या होगा। भाई एवरीथिंग, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें आप फील कर रहे हो, ये सब मैटर होता है एक्सेप्ट फीलिंग्स। फीलिंग्स के अलावा, फीलिंग मतलब प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, क्लियर। इस तरह से जो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग के अलावा जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज मैटर, क्लियर। मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यदि किसी भी सब्सटेंस का कोई मास है जो कि कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे, तो वो मैटर हो गया। जैसे आप शक्कर कहीं पे रखना है, या गैस कहीं पे भरना है, लिक्विड कहीं पे फुलफिल करना है, जितनी भी चीज़ें होती सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी बेटा, मैटर। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये मैटर नहीं, जैसे प्यार, अब आप किसी से प्यार करते हो, आपको किसी के ऊपर गुस्सा है, तो क्या गुस्सा आप कहाँ रखोगे, रख ही नहीं सकते ना। जब आप गुस्सा और प्यार नहीं रखोगे तो मैटर थोड़ी है भाई साहब, नहीं है मैटर, क्लियर। तो मैटर क्या होता है, जो ऐसा मास जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो होता है मैटर। समझ में आया तो कमेंट जरूर कर देना, सबको याद आ गई। चलो अब बात करें बेटा स्टेट ऑफ मैटर, क्लियर। अब मैटर की स्टेट क्या है, एक्चुअल में एक 9th क्लास में लिखा हुआ है सेमी सॉलिड स्टेट भी है, लेकिन मैं यहाँ पे 3 स्टेट पढ़ूंगा जो हमारे काम की है। तो स्टेट ऑफ मैटर में एक होता है बेटा सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। अब सॉलिड आप सबको पता है, सॉलिड मतलब जो कठोर होता है, जो हार्ड, जैसे ये सॉलिड हो गया, क्लियर।
और फिर उसके बाद जो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड हो गया हमारा लिक्विड वाला पार्ट, जो हम सांस लेते हैं जो गैस है तो गैस हो गई गैस वाला पार्ट। क्लियर। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो सॉलिड में क्या लिखा है, डेफिनाइट वॉल्यूम एंड मास, जिसके मास और वॉल्यूम को आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर फिक्स होता है जिनका मास और वॉल्यूम, वो होता है सॉलिड। फिर डेफिनाइट वॉल्यूम नॉट शेप, यदि आप वॉल्यूम को डिफाइन करो बट उसका कोई शेप ना हो तो वो होता है बेटा लिक्विड। जैसे पानी गिलास में डालो तो गिलास जैसे, बॉटल में डालो तो बॉटल जैसे, लोटे में डालो तो लोटे जैसे। तो पानी को आप जिस बर्तन में जिस पोट में आप रखोगे उसका शेप कर लेगा, उसके शेप जैसे वो हो जाता है। मतलब कि लिक्विड वाले का जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसका कोई भी शेप नहीं होता है ना। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। गैस नाइदर डेफिनाइट वॉल्यूम नॉर डेफिनाइट शेप, जो गैस होता है उसका कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। यदि किसी गैस को आप छोटे बोतल में रखोगे ना तो छोटे बोतल में फुलफिल हो जाएगी, लेकिन यदि उतनी ही गैस को आप बड़े बोतल में रखोगे तो बड़े बोतल के बराबर हो जाएगी। मतलब उसका वॉल्यूम जो होता है तो उसके पोर्ट के अकॉर्डिंग, उसके जो भी हम बर्तन यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो फैल जाता है। जो भी हम चीज़ों को गैस में जिस भी जगह पे हम रखेंगे ना तो उस हिसाब से वो बदल जाती है। क्लियर। तो इस हिसाब से हो गया आपका, इन तीनों में मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। चलिए तो ये हो गया आपका तीनों का, तीनों हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे भाई साहब, जैसे मान लीजिए सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इन तीनों को एक दूसरे में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यदि आप किसी सॉलिड को हीट दे देते हो तो ये सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि आप किसी सॉलिड को हीट दे देते हो तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि आप लिक्विड को हीट दे देते हो तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप गैस को ठंडा करते हो तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और यदि आप लिक्विड को ठंडा करते हो तो लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। वैसे तो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी यदि आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था मैटर। क्लियर। तो हम यहाँ मैटर को थोड़ा सा शॉर्ट में क्लासीफाइड करेंगे स्पीड में। तो जैसे हमने बात किया बेटा क्लासिफिकेशन में जो हमारा मैटर होता है, क्लासिफिकेशन में जो हमारा मैटर होता है उसको दो टाइप से हम क्लासीफाइड करेंगे। एक बोलेंगे मिक्सचर, एक बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। क्लियर। जो हमारा मैटर है उसको हम दो टाइप में क्लासीफाइड करेंगे, एक हम बोलेंगे मिक्सचर और एक हम बोलेंगे मिक्सचर और एक बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। क्लियर। तो आइए यदि हम बात करें मिक्सचर, तो मिक्सचर दो तरह का है। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मतलब जब आप किसी दो चीज़ों को मिलाओ और वो मिक्स हो जाए। क्लियर। तो ये होता है होमोजेनस मिक्सचर। जैसे यूनिफॉर्म कंपोजिशन जैसे शुगर इन वाटर। यदि आप शक्कर को पानी में घोलते हो तो शक्कर जो है कंप्लीट पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन यदि आप हेट्रोजेनस की बात करो तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे सॉल्ट इन शुगर। यदि आप शक्कर में नमक मिलाते हो या नमक में शक्कर मिलाते हो तो भाई साहब वो मिक्स नहीं होगा, शक्कर अलग पड़ी रहेगी और नमक अलग पड़ा रहेगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये सब मैटर के अंतर्गत आते हैं। फिर यदि हम बात करें प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस में बेटा आएगा एलिमेंट और कंपाउंड। कैसे? जैसे नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, उसके बाद ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। तो जो हमारा एलिमेंट होगा तो फॉर्म बाई ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जो हमारा एलिमेंट होगा तो इसके अंदर फॉर्म बाई ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। क्लियर। यहाँ पे आप मैग्नीशियम भी ले सकते हो, आयरन भी ले सकते हो, कार्बन भी ले सकते हो। तो जो सिंगल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस। लेकिन यदि हम कंपाउंड की बात करें भाई साहब, जैसे मान लो कि हमने ले लिया ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज में ज़्यादा एटम है बट ये कंपाउंड बन चुका है और ये पूरा एक साथ ग्लूकोज है। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलेंगे कंपाउंड। फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ एटम।
जिसमें अलग अलग एटम्स होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड। इसके अंदर जैसे देखिए मैंने ले लिया ग्लूकोज और ले लिया फ्रक्टोज C12H22O11C6H12O6, तो ये हमारा हो गया बेटा मैटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपने को एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखना है, क्या एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है। तो पहले हम एटम को डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि ये एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्लियर। बाहर ये जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया ये बेटा होता है n=1, n=2, n=3, n=4। ये हमने सेल बना दिया, इनका हम नाम दे देंगे K, L, M, N। क्लियर। ये इनकी शेल होती हैं और शेल में होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इनके सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि बात किया जाए तो जो एटम होता है तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्लियर। अंदर होते हैं सबसे बाहर, यदि बाहर की बात करें तो बाहर इसके होता है इलेक्ट्रॉन, इसके सेंटर में होता है बेटा प्रोटॉन और यहाँ पे होता है सेंटर में न्यूट्रॉन। क्लियर। और इस पूरे को हम एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियस। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनका पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। जैसे यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा नेगेटिव, जिसकी वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की वैल्यू होती है बेटा पॉजिटिव, जिसका होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, इसकी वैल्यू हम लेते हैं 0। क्लियर। हम इनके मास की भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम वो बात अगले चैप्टर में करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा एटम होता है, तो यदि हम एटम को डिफाइन करें तो हम एटम को बोल सकते हैं एटम इज अ टीनी स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर इज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटम। मतलब एक एटम छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं तो उसके अंदर कंसिस्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम। क्लियर। और यही एटम एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोजन। यदि इन्हीं नाइट्रोजन का हम एक ग्रुप बना दें तो ये हमारा बन जाएगा बेटा N2, जो कि हो जाएगा मॉलिक्यूल। तो ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। एटम आपस में मिलकर जो एक न्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। और मैं आपको बता दूं ये जो मॉलिक्यूल होते हैं तो आपस में बाइंड होते हैं बॉन्ड से। क्लियर। इसके अंदर क्या होते हैं, बॉन्ड, जो कि एटम आपस में बाइंड होगा। बिना एटम आपस में बाइंड हुए मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। तो जो एटम्स होते हैं तो आपस में बाइंड होते हैं। अब बॉन्ड कौन से होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर। मेटालिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वॉन्डर वॉल बॉन्ड होता है, कीजोन बॉन्ड होता है, डेबाई बॉन्ड होता है, डिस्पर्सन बॉन्ड होता है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है वो हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। क्लियर। हमको यहाँ पे बस अभी ये बताना है कि जो एटम होता है आपस में मिलकर बनाता है मॉलिक्यूल, जो कि सारे के सारे आपस में बॉन्डिंग होते हैं। यदि हम यहाँ पे ऐसा करें कि एक से ज़्यादा एटम ले लें तो ये बनाएगा बेटा कंपाउंड N2O4, 2 ले लिए। क्लियर। तो ये बन जाएगा कंपाउंड। मतलब जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो जो न्यू स्ट्रक्चर बनता है, जो नया कंपाउंड बनता है, उसको हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड। तो हमने बेसिक क्लियर किया कि एटम हमारा ये है, मॉलिक्यूल ये है, कंपाउंड ये है। यदि आपको कहीं नहीं समझ में आया तो आप वीडियो के पीछे जाओ, फिर से सुनो, पक्का समझ में आएगा, गारंटी है। क्लियर। और यदि ज़्यादा स्पीड है तो थोड़ा स्लो कर लो, और थोड़ा स्लो है तो फास्ट कर लो। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बेटा, SI यूनिट इज़ वेरी IMP। हमारे लिए, केमिस्ट्री के लिए, तुम्हारे लिए और हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SI यूनिट। यानी कि जैसे यदि हमको SI यूनिट का ज्ञान नहीं है, मतलब हम भयंकर लेवल के अज्ञानी हैं, तुम भी साथ में। क्लियर। तो यदि हम बात करें क्या है SI यूनिट, क्या है, जैसे मैंने बोला एक छोटा सा एग्जांपल, आपको एक शॉप में जाके शक्कर खरीदनी है और यदि आपको SI यूनिट का ज्ञान नहीं है और आपने शॉप में 4 अंकल लोग खड़े हैं और आपने वहाँ पे बोल दिया जाके कि भैया 5 लीटर शक्कर दे दो, तो दुकान वाला शक्कर देगा पहले और मैं नहीं बोलूँगा लेकिन तुम समझ गए। इसीलिए आपको SI यूनिट जानना बहुत
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एसआई यूनिट की मेनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे बहुत अच्छे से। मैं यहाँ सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ और हमारे काम की 2-3 यूनिट है, हम बात कर लेंगे। जैसे लेंथ को मीटर में बोलेंगे, डिनोट करेंगे एम से। मास किलोग्राम में होगा, डिनोट करेंगे केजी से। टाइम सेकेंड में होगा, डिनोट करेंगे एस से। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में होगा, डिनोट करेंगे ए से। टेम्परेचर केल्विन में होगा, डिनोट करेंगे के से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने चैप्टर के लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अपने को पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है ये मोल होता है, जिसको हम डिनोट करेंगे MOL। क्लियर, मोल को हम पूरा MOL ही लिखते हैं और यूनिट में हम MOL लिखेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं CD से। तो हमारे यहाँ पे काम की चीज़ एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। बाकी चीज़ें आप फिजिक्स में देखोगे, थोड़ा बहुत इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप ये 7 फंडामेंटल यूनिट बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। तो जैसा कि आपने यूनिट पढ़ लिया, एक बार अपन यूनिट रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो यहाँ पे मैंने बोला आपको जो मेन काम का आता है वो है बेटा मोल, और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर, आइए तो चलो भैया, आपने इसके जो बेसिक्स थे कि आपका मिक्सचर क्या है, सब्सटेंस क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, वो आप जान चुके हो। और आपको क्रैश कोर्स में इतना ही मिलेगा, क्योंकि अपने को बहुत कम समय पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। क्लियर, तो अब यहाँ पे हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। अब हम उठाने वाले हैं मोल। आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन मोल उठाने से पहले, मतलब छत जाने से पहले, हम सीढ़ियाँ रेडी करेंगे। तो आप लोगों से कुछ क्वेश्चन अपन पूछेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक सब्सटेंस है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, कोई एक सब्सटेंस है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे शुगर। आप इसकी यूनिट क्या बोलोगे बेटा? आप इसको किस चीज में नापोगे? तो शुगर को नापोगे किलोग्राम या ग्राम में। क्लियर, शुगर को आप मेजर करोगे किलोग्राम या कि ग्राम में। जैसे आपको किसी शॉप में जाके शुगर लेना है, शक्कर लेना है, गुड़ लेना है, आटा लेना है, सब्जी लेना है, आलू लेना है, प्याज लेना है। तो ये सब सॉलिड चीज़ें हैं, और इन सब सॉलिड चीज़ को आप मेजर करोगे किसमें? किलोग्राम में। मान लीजिए कि कोई चीज़ है जो कि लिक्विड में है। तो लिक्विड यानी कि मैंने ले लिया वाटर, या तो यहाँ पे काम करो, आप लोग ले लो मिल्क या ऑयल। वाटर क्यों नहीं ले रहे हैं अभी बताएंगे। तो आपने या तो मिल्क ले लो या ऑयल। यदि आप तेल या दूध लेते हो तो आप इसको मेजर करोगे लीटर में, मिलीलीटर में, या तो आप इसको मेजर कर सकते हो बेटा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि एक्चुअल में ये होता है वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम होता है वो तीनों एक्सिस कवर करता है। वॉल्यूम जो होता है तीनों एक्सिस कवर करता है, x, y, z। तो सेंटीमीटर, 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 इसलिए हो गया सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, इसको आप मीटर क्यूब भी लिख सकते हो, क्योंकि इधर हो सकता है मीटर हो सकता है मीटर हो सकता है मीटर हो, तो आप मीटर क्यूब में भी लिख सकते हो। आप इसको सीसी भी बोल सकते हो, सेंटी क्यूबिक। क्या बोल सकते हो? सीसी भी बोल सकते हो, सेंटी क्यूबिक। क्लियर, तो ये हो गया आपका लिक्विड। मान लीजिए कि आपको मिल गया बेटा कोई गैस, आपको गैस परचेज करना है, ऑक्सीजन गैस परचेज करना है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस परचेज करना है। तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज करो और आप खुद बताओ कि आप गैस को किस में मेजर करोगे। भाई साहब, आप गैस को किस में मेजर करोगे? जल्दी से जल्दी यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। तो यदि अपने को गैस की बात किया जाए भैया, तो गैस को भी हम, क्योंकि गैस भी एक वॉल्यूम है, इसीलिए हम गैस को उन सब में मेजर करेंगे जिसको हम लिक्विड में मेजर करते हैं, मतलब लीटर, ml, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और सीसी सेंटी क्यूबिक को भी आप गैस को भी उसी में मेजर करोगे। नेक्स्ट, यदि हमने बात कर दिया कोई नंबर, जैसे आपको मार्केट में पेन खरीदने हैं, आपको मार्केट में शूज खरीदने हैं, स्लीपर खरीदने हैं। यदि यहाँ पे कोई नंबर आ गया तो आप नंबर को किस चीज़ में आप परचेज करते हो?
तो हम पेयर में ले लेते हैं, डजन में ले लेते हैं, क्लियर, जोड़े में ले लेते हैं, दर्जन बोल देते हैं। तो इस तरह से यदि कोई नंबर होता है तो हम ये चीज़ें यूज कर लेते हैं, क्लियर। लेकिन मान लीजिए कि कोई आपको ऐसा केमिकल मिल गया जिसकी फिजिकल स्टेट आपको पता ही नहीं है, क्लियर। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक केमिकल मिल गया, मैंने बोल दिया भाई साहब यूरिया। अब आपको नहीं पता कि यूरिया सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। क्यों? क्योंकि जैसे यूरिन में भी यूरिया होता है और खेतों में भी यूरिया डालते हैं। मान लो कि अपने को नहीं पता कि यूरिया क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो यूरिया के लिए आप क्या यूज करोगे? तो जो अननोन सब्सटेंस होता है, जिसकी फिजिकल स्टेट हमको नहीं पता, उसके लिए बेटा हम यूज करते हैं मोल, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। याद रखिएगा, जिसकी फिजिकल स्टेट अपने को नहीं पता उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा मोल। क्या यूज करते हैं? मोल। ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा यूं हम यहाँ पे यदि मान लीजिए मोल की बात करें तो यहाँ पे आएगा बेटा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम अपॉन 22.4 at STP, number of particle upon Avogadro number, Avogadro number, number of particle upon Avogadro, अरे यार, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आइए इसको हम डिनोट करते हैं कैसे? तो स्मॉल n मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम अपॉन 22.4 और नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, क्लियर। तो ये हो गया बेटा मोल का फार्मूला, और इन 4 फार्मूले से पूरी कहानी बदलेगी। हम यहाँ पे एक और फार्मूला डिराइव करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, तो n इक्वल टू PV अपॉन RT, क्लियर। तो ये हो गए बेटा मोल के 4-5 फार्मूले, क्लियर। यहाँ पे ये सारे फार्मूले आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे, फिर इन्हीं मोल के छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम एक हाई लेवल के क्वेश्चन में लेके जाएंगे। पहले हम बहुत बेसिक क्वेश्चन लेंगे, क्लियर। तो चलिए, यदि हम बात करें बेसिक, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 2-4 क्वेश्चन कि हमको फार्मूला अप्लाई करना सीख लें। तो पहले एक बार फार्मूला रिवीजन करेंगे कि मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू होता है क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू तो पहले हम ये सारे फार्मूले स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बेटा मोल, तो मोल इक्वल टू होता है क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, V अपॉन 22.4। ये मोल के 4 फार्मूले हैं, क्लियर। अब यहाँ से हम सारे फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी क्या चीज़ें हैं। तो यदि हम बात करें स्मॉल n, तो यहाँ पे स्मॉल n मोल है, ये वेट है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, एवोगैड्रो नंबर है, वॉल्यूम है जो कि लीटर में है, क्लियर, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है 22.4, क्लियर। इन सब का डेराइव जो है तो अभी क्रैश कोर्स में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपने को जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म करना है, आपके एग्जाम में आते हैं, क्लियर। तो यदि हम बात करें यहाँ पे भाई साहब, यदि हम यहाँ पे बात करें, एक टॉपिक अपने को समझना है पहले, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, ये वाला टॉपिक हमको यहाँ पे समझना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास आएगा। वैसे तो ज़्यादातर बच्चों को आता है, फिर भी हम एक बार छोटा सा 1-2 एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए एक हम देखते हैं एटम, क्लियर। यहाँ पे आप एक चीज़ और करना, अपने कॉपी में आप एक टेबल बना लो, अपने कॉपी में आप एक टेबल बना देना, और उसमें ऐसे लिख देना, जिसको नहीं आता, एटम, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लियर।
तो नंबर लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में जो 30 तक एलिमेंट्स है, इस तरह से आप टेबल बना लोगे और 30 तक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, तभी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे। जैसे इसका 1 होता है मास, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 10 होता है, इसका 12 होता है, इसका 14 होता है, इसका 16 होता है, 18 होता है और लास्ट वाले का 20 होता है। इसी तरह से फिर आप सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब का आपको मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए। सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम को 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है। क्लियर? इस तरह से आपको सारे के सारे मॉलिक्यूलर मास 30 तक अप्रॉक्स याद होने चाहिए। आप यहाँ पे टेबल बना लोगे। अब निकालते कैसे हैं, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे बेटा, यूरिया। हम यूरिया ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। क्लियर? कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास यूरिया का, तो आइए। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 14, कितने नाइट्रोजन है 2, तो इंटू 2 तो हो जाएगा 28। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, कितने हैं 4, तो हो जाएगा 4। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, 1 है तो 12। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर 1 है, 16 होता है तो 16। इन सबको हम प्लस करेंगे तो 8 4 12 और 12 2 14 और 6 20 की शून्य हासिल आई 2 2 2 4 1 5 1 6। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास हो गया बेटा 60। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास हो गया 60। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस जो हैं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप वो सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। जैसे आपको निकालना है ग्लूकोज का, आपको निकालना है H2SO4 का, आपको निकालना है CO2 का, आपको निकालना है H2O का, आपको निकालना है NaOH का, आपको निकालना है NaCl का। प्लीज़ बच्चों ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। यदि आपको किसी का नहीं आया तो आप कमेंट करिए और हमसे पूछिए कि सर इसका मॉलिक्यूलर मास क्या इतना सही है, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि जब आप और हम दोनों साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तभी अपने को मज़ा आएगा। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। अपन ने क्या सीखा बेटा, अपन ने सीखा यहाँ पे मोल के फार्मूले। अब अपन इन मोल के फार्मूलों को करेंगे अप्लाई। क्लियर? तो चलिए अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, कैलकुलेट द मोल ऑफ 32 ग्राम ऑक्सीजन। क्लियर? 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया है। इस 32 ग्राम ऑक्सीजन को आपको मोल कैलकुलेट करने हैं। क्लियर? तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है मोल का N = वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल कैलकुलेट करना है, वेट गिवन है 32 ग्राम, तो 32। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का, तो एक ऑक्सीजन को होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 32, तो ये आ जाएगा 32, कैंसिल आउट 1। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। बहुत आसान मैं अभी इसलिए ले रहा हूँ कि अभी आपको अप्लाई करना सिखाना है। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल ऑफ 120 ग्राम यूरिया। आपको 120 ग्राम यूरिया का मोल कैलकुलेट करना है। वही कहानी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट 120। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, अभी हमने निकाला था NH2CO, का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, यहाँ आ जाएगा 60, आंसर आ जाएगा 2। ये होगा इसका आंसर। अब यदि आपको इसी का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, है ना, सेम क्वेश्चन का यदि आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, N = V/22.4। आपने मोल निकाल लिया 2 V/22.4, तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनटू 2 × 22.4, तो हो जाएगा 44.8। क्लियर? तो यहां से आपने देखिए मोल निकाल के क्या कर लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। मान लीजिए कि आपको किसी क्वेश्चन का वॉल्यूम दिया है, बोल दिया इफ, क्वेश्चन है इफ 11.2 लीटर H2SO4 कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4। क्लियर?
आपको यहाँ पे 11.2 लीटर दिया है H2SO4, आपको इस H2SO4 का मास कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे देखिए, अब लीटर दिया है तो सबसे पहले आप मोल निकालो। कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको सबसे आसान करने का तरीका होता है उसका सबसे पहले मोल निकालना। तो हमने n इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम दिया है तो V अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम दिया है 11.2, 22.4 फार्मूले में है तो ये आ जाएगा 1/2 मोल। लेकिन आपको क्या निकालना है, मास, यानी आपको निकालना है वेट। तो आपने मोल निकाल लिया, अब वेट वाले फार्मूले से कंपेयर कर दो। तो वेट वाला फार्मूला क्या है, n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 1/2 मोल आ गया। वेट H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आप निकालिए 98 आएगा, तो 98 तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में 2W इक्वल टू 98, ये हो जाएगा W इक्वल टू 98 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा भाई साहब 49 ग्राम। क्लियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे आपको देखिए सिंपल मैंने मोल निकालना सिखाया, मोल से वॉल्यूम निकालना सिखाया और वॉल्यूम से मास निकालना अपन ने सिखा लिया। वॉल्यूम से क्या सिखा दिया, यहाँ से मास निकालना सिखा लिया वॉल्यूम से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और इसी क्वेश्चन से हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे भैया। क्लियर। आइए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है इफ 49 ग्राम H2SO4 इज गिवन। यदि आपको 49 ग्राम H2SO4 गिवन है तो कैलकुलेट पहला है बेटा यहाँ पे मोल, दूसरा है बेटा वॉल्यूम, तीसरा है बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, चौथा है बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम, पांचवा है बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ये चार क्वेश्चन आपको फाइंड करने हैं। एक 49 ग्राम H2SO4 से आपको इतने सारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। क्लियर। तो यदि हम बात करें सबसे पहले मोल निकालते हैं। आइए ये स्पीड में अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या है ये क्वेश्चन, यहाँ पे है आपको ग्राम दिया, पहले मोल निकालना है। तो मोल का फार्मूला होता है n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया है 49, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 मोल। फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू V अपॉन 22.4। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम कितना मोल आ गया 1/2 और वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 11.2। फिर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो मोल आ गया 1/2 NO अपॉन Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा आपका Na/2। नेक्स्ट तीसरा हो गया। चौथा नंबर को जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर है टोटल नंबर ऑफ एटम। क्लियर। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू टोटल कितने एटम है H2SO4 में, गिनिए 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर 3 और 4 ऑक्सीजन, तो 4 3 7 इंटू हो जाएगा 7 मतलब 1/2 Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 7, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आइए इसको हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे n एवोगैड्रो नंबर। क्लियर। और टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 16 इसके हो गए, तो 16 और 2 18, और 1 का ऑक्सीजन का 8 होता है, 4 हैं तो 8 चौको 32,
32 और 18 तो हो जाएगा 8 2 10 की 0 सिलाई 1 3 1 4 1 5 क्लियर 50। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन से। मतलब मोल के क्वेश्चन से आप वेट से वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो, मतलब इन सबको आप एक दूसरे में रिलेट कर सकते हो। क्लियर। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। चलिए अब यहाँ पे हम आप लोगों के साथ करते हैं एक और अच्छा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि प्रीवियस ईयर नीट में आ चुका है पहले से। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। इसमें से जो हमारा ए दिया हुआ है 18 ग्राम वाटर, 18 मोल्स ऑफ वाटर, 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, इन चार ऑप्शन में किसमें वाटर के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है। क्लियर। तो देखो ये ग्राम है, होगा ही नहीं, मॉलिक्यूल होगा ही नहीं, ग्राम है होगा ही नहीं, तो मोल एक्चुअल में यदि हम बात करें 18 मोल में कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे, आंसर यही जाएगा आपका कि n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मोल 18 है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अपॉन Na, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू 18 मोल इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो आपका आंसर जाएगा, इसको आप इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। क्यों, देखो ये 18 ग्राम है ना, तो इसका मोल आ जाएगा n इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो 18 अपॉन 18, तो ये 1 मोल, ये 1 मोल है, ये 18 मोल है, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा है। 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये तो ऑलरेडी कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो 18 तो बहुत कम हो गया। ये 1.8 ग्राम है, तो इसका तो और कम आएगा भाई, इसका तो और 0.1 मोल आएगा, तो ये तो और कम हो गया। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 18 मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर। चलिए एक और देखते हैं। एक और बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर का एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। यदि आपको ये क्वेश्चन पता है तो आप वीडियो को यहीं पे रोक के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। क्लियर। आइए अपन सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब कि 1 मॉलिक्यूल वाटर जो है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कितना वॉल्यूम कवर करेगा। तो यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम, मतलब वेट इक्वल टू वॉल्यूम। तो वाटर कितना है, वाटर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो हमारा वेट इक्वल टू वॉल्यूम मतलब ग्राम इक्वल टू ml। तो वॉल्यूम की बात करें तो ग्राम के इक्वल होगा, मतलब वाटर का जो वेट है वो 18 ग्राम होगा, तो वाटर का वॉल्यूम भी कितना होगा, 18 ml। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा भाई साहब इसका आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाकी आपको अगले लेक्चर में फिर हम क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स।